हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 4 लेक्चर 3। साथ में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले सुन लीजिए, इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक थे गुडबर्ग और दूसरे थे वागे। इन्होंने 1867 में मास एक्शन निकालने कहा था। इन्हें सोचा था कि कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जो फिक्स होती है। तो मान लीजिए हमारी रिएक्शन है, तो इन्होंने ये थ्योरेटिकली निकाला था कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर स्मॉल बी। इन्होंने देखा था जैसे ये रिएक्शन हमारी ए प्लस बी बी इक्वल टू प्रोडक्ट। तो उन्होंने देखा कंसंट्रेशन जो रेट प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ए के, और जिसके कोएफिशिएंट है वो रेट में पावर आ जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी उसका कोएफिशिएंट बी की पावर आ जाएगी। तो इन्होंने ये जज करा था रेट के लिए, लेकिन ये किसी में वैलिड हुआ किसी में नहीं हुआ। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं हुआ, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम बताएंगे कि अगले लेक्चर कैसे नहीं हुआ। तो अभी इतना समझ लीजिए कि एक जैसे ये थ्योरेटिकल करा गया तो किसी में वैलिड हुआ था किसी में वैलिड नहीं हुआ है, तो ये प्रूव नहीं माना गया। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करा तो देखते क्या आता है। इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटली देखा तो इन्होंने निकाला कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए रेज़ टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा। तो फिर इन्होंने जे निकाला एक्सपेरिमेंटली। जे एक्सपेरिमेंटली था, अब वो थ्योरेटिकली था। तो इन्होंने जे निकाला जिसमें इन्होंने लिखा है अल्फा कैन बी इक्वल टू ए और कैन नॉट बी इक्वल टू ए, इन विच बीटा कैन बी इक्वल टू बी और कैन नॉट बी इक्वल टू बी। तो इन्होंने ये निकाला कि एक्सपेरिमेंटली निकला ही है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा, वो जो अल्फा है वो ए के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी इक्वल हो सकता है, और जो बीटा है वो हमारे बी के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी इक्वल हो सकता है। तो ये तो निकाला हमारा एक्सपेरिमेंट से, यही था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखिए, अगर कितनी प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है तो उसे हटाने हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्या लगेगा हमारा? रेट। कांस्टेंट लग गया के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा। अब यही हमारा क्या कहलाया? ये हमारा कहलाया रेट लॉ। ये हमारा में कंसंट्रेशन लग गया। अभी तो ये लॉ मास एक्शन था जिसमें कांस्टेंट लग गया है, तो ये कहलाएगा रेट लॉ। इसमें क्या है कि हमारा है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर। इसका हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट, जिसे हम लोग के डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय के। ये क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है व्हेन, कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is 1 molar. It is the rate of reaction and concentration of reactant 1 molar. ये रेट है रिएक्शन का तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो 1 मोलर हो। अब देख इसे कैसे नोट करते हैं, कैसे बता दिया। अब देखिए, रेट कांस्टेंट इक्वल टू के, कांस्टेंट इक्वल टू के इक्वल टू स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसे दूसरे नाम से बुलाते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट इक्वल टू के इक्वल टू स्पेसिफिक रेट रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन था रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा। अभी तो ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन था, जो कि हमारा गोल्डबर्ग और बागे सेंटर ने डिस्कवर करा था 1867 में एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें लग गया कांस्टेंट रेट इक्वल टू के रेज़ टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा।
तो अब ये बन गया रेट लॉ। रेट लॉ जिसमें कि जो आर है, सॉरी जो के है वो रेट हुआ रेट कांस्टेंट, जिसे हम लोग नाम लेते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। रेट लॉ क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन 1 मोल। हम लोग पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मास, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, तो इस तरह हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के। तो इसकी पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप देखिए, जितनी तेज से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा उतने ही तेज से रिएक्शन आपका करेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर द रिएक्शन। जितनी तेज से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी तेज हम लोग का रिएक्शन असर करेगा। अब दूसरा क्या है हम लोग का? दूसरा हमारा हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के हिसाब से। हम लिख सकते हैं हम लोग एवरी रिएक्शन हैज डिफरेंट रेट कांस्टेंट according to particular temperature। पहला हमारा था कि जितनी तेज हम लोग का रेट कांस्टेंट वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी तेज से रिएक्शन आकर करेगा। दूसरा है हमारा हर एक रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो बदल जाता है, वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के हिसाब से। अब तीसरा पॉइंट हमारा वैल्यू है वैल्यू ऑफ के for the reaction for the same reaction change with time with temperature। मतलब कि जो वैल्यू है के की है वो एक सेम रिएक्शन में टेम्परेचर बदल देती है। मान लीजिए आपकी जो रिएक्शन है A + B = C, ये आपकी रिएक्शन है। अब इसमें आपका रेट कांस्टेंट निकल रहा है, मान लीजिए 0.0, मान लीजिए निकल रहा है 5। अभी टेम्परेचर का कितना है? 100 के। अब हम लोग टेम्परेचर से चेंज करते हैं 200 के, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यही हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि वैल्यू ऑफ के फॉर द सेम रिएक्शन चेंज विद टाइम। अब देखिए, ये हमारी तीन हो गई। इसमें हम लोग का रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बड़ी होती है रिएक्शन कर रहेगा। रिएक्शन का हर एक रेट कांस्टेंट बदलाव होता है। मतलब वैल्यू ऑफ जो के है वो एक रिएक्शन में बदल सकती है टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैल्यू बदलेगी। जो तो हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक होगा, हम लोग फोर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो हमारी रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू ऑफ के does not depend upon concentration of reactant। मतलब जो वैल्यू ऑफ के वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? वो डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिट वैल्यू ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। तो ये थी हमारी तीसरी बात की प्रॉपर्टी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक। पहले हम बताया था जितनी देर हमारा जो रेट की वैल्यू होगी उतनी जितनी बड़ी होगी उतनी देर रिएक्शन हमारा रिएक्शन आकर करेगा। और दूसरी हम लोग की प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग का जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, मतलब हर एक रिएक्शन का हर एक टेम्परेचर पे वैल्यू चेंज होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है जैसे कि हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारी रेट कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी, चाहे वो रिएक्शन सेम हो चाहे ना हो। और चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है वैल्यू यूनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये था हमारा लेक्चर 3 जिसमें हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट लॉ ऑफ मास रिएक्शन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक। धन्यवाद।